स्टूडेंट्स, हमारे विद्या चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो अभी बना रहे हैं हम हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के रूप में भी, ये आपके साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में भी, ये आपकी जो है एनवायरमेंट के रूप में भी, कई तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब क्या है? हिंदी में हेरिटेज को विरासत कहते हैं, यानी कि जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे करके जाती है, बस वही सब हेरिटेज होती है। पास्ट पीढ़ी ने मेरे लिए जो दिया, मेरे पास जो है वो मेरे पास हेरिटेज के रूप में है। मैंने जो बना करके नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा वो मैं उनको विरासत के रूप में दूंगा, यानी कि हेरिटेज के रूप में दूंगा। तो अल्टीमेटली हेरिटेज इज द precious things, whatever, either it may be some related to environment, related to culture or any other purpose which has been transferred to the next generation, that is called heritage. तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज में बात करेंगे। हाइड्रोजन एक गैस है और यहाँ हेरिटेज से क्यों जोड़ा गया है। एक्चुअली हमारी कुछ यूनेस्को रिकॉग्नाइज रेलवे लाइंस हैं, रेलवे रूट्स हैं, उनको हम हेरिटेज रूट कहते हैं। जैसे कि आपका है शिमला कालका रेलवे लाइन, इसी तरह से दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसी तरह से नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ऐसी कई सारी जो है ना रेलवे रूट हैं जो कि यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज है एज ए हेरिटेज रेलवे लाइन और हेरिटेज प्रॉपर्टी। अब इन सबको यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा है कि हम इनको ग्रीन हाइड्रोजन से चलाएं, जिससे कि एक तो हमारी जो रेलवे है उसका डीकार्बोनाइजेशन हो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ना हो बिल्कुल भी। उसके साथ साथ एनवायरमेंटली जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें एनवायरमेंटल कोई नया इश्यू ना खड़ा हो, एनवायरमेंटली वहां पे सेफ्टी रहे, अच्छा एनवायरमेंट मिले। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है ये जो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोग्राम है वो इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअली अगर हम कंट्री के लेवल पे और थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में नेशनल मिशन ऑन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ये 2023 में लॉन्च किया गया। कैबिनेट ने जो इसको पास किया और इसमें जो फंड्स एलोकेशन था वो था 19,744 करोड़। काफी सबस्टेंशियल अमाउंट है जो इस मिशन के लिए रखी गई। और इस मिशन में 2030 तक ये टारगेट किया गया कि हम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और जिसमें लगभग जो है वो 6 लाख एम्प्लॉयमेंट भी होंगे। और हमारा कंट्री जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड लीडर के रूप में वो डेवलप हो जाएगा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो तेजी के साथ जो है कंट्री में डिस्कवर होंगी, इन्वेंट होंगी, नई नई ब्रेक थ्रू होंगी। इन सब कामों के लिए नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन लॉन्च किया गया। और ये इस अमाउंट को सही ढंग से खर्च करने के लिए, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, नए इलेक्ट्रोलाइज एस्टेब्लिश करने के लिए, साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन के स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए नए नए हब बनाना, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, इन सब कामों के लिए जो है ये अमाउंट रखी गई 19,744 करोड़ अंडर द नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है थोड़ा महंगी होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल हाइड्रोजन विच वी प्रोड्यूस फ्रॉम द मीथेन और नेचुरल गैस, तो वो जो है चीपली अवेलेबल हो, इसके लिए इसी मिशन के अंदर गवर्नमेंट ने एक और चीज अनाउंस की, एक और स्कीम अनाउंस की, उसको हम साइट कहते हैं SIGST। GST साइट का मतलब है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ध्यान दें, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये जो है एक नई स्कीम इसी के अंदर लॉन्च की, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। और इसमें क्या था कि जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के जो
सेक्टर्स थे वहां उनको सब्सिडाइज करना, सो दैट द ग्रीन हाइड्रोजन इज ऑलवेज अवेलेबल टू द कॉमन पर्सन, टू द कॉमन मैन एज चीप एज द ग्रे हाइड्रोजन, दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन, दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल जो फॉसिल फ्यूल है उनसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके बराबर जो है ये भी सस्ती हो जाए, तो इसलिए ये साइट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा गया, यानी कि एक सब्सिडी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा गया। और इसकी जो ड्यूटी थी, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी जो अकाउंटेबिलिटी थी, वो दी गई स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मिनिस्ट्री को नोडल इंचार्ज बनाया गया टू एक्सिक्यूट नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, और साथ साथ ये जो आपकी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, इसके लिए जो भी अमाउंट खर्च करनी थी, जो भी पैरामीटर्स बनाने थे, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको ये काम सौंपा गया। तो मैंने अभी आपको बात बताई है नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, और ठीक ये ही ग्रीन हाइड्रोजन के नेशनल मिशन से रिलेटेड है हमारा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। अब यहाँ पे थोड़ी सी बातें मैं ये भी कर लेता हूं आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या। अभी जो है हम मेन टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है हमारा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही बेस है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो डाई हाइड्रोजन के रूप में नेचर में पाई जाती है, H2 इसको कहते हैं। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, उसके अंदर 2 एटम होते हैं। इस हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता होती है, सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी है हाइड्रोजन की, वो हमारे लिए अमोनिया फॉर्मेशन की है, अमोनिया प्रोडक्शन। अमोनिया NH3 होती है, और इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो इन द प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया है उसकी प्रोडक्शन के लिए सारा ये अमोनिया ही जरूरी होती है। तो अमोनिया जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे उसमें हमें हाइड्रोजन चाहिएगी, क्योंकि आप देख रहे हो NH3, नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है। इसी तरह से और बहुत दूसरी चीजें हैं वहां पे भी, जैसे कि आपका दूसरे केमिकल्स हैं, और साथ साथ पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी, और आपका हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस है, उसमें भी हाइड्रोजन का खूब सारा यूज होता है, यानी कि कॉमर्शियली हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेनी सेक्टर्स। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स में, जैसे कि हमारा यूरिया, यूरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। देखो कितनी सारी अमोनिया है इसमें। ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है, और नाइट्रोजन बनाने, सॉरी, अमोनिया की आवश्यकता है यूरिया को बनाने के लिए, और यूरिया फॉर्म करने के लिए अमोनिया की रिक्वायरमेंट है, अमोनिया को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट है, और हाइड्रोजन हमें चाहिए ग्रीन। अब नॉर्मली हाइड्रोजन जो है वो हमारा जो मीथेन है CH4, या फिर नेचुरल गैस कहो, या फिर और कोई भी पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, उनसे हम नॉर्मली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं एट प्रेजेंट, और वो जो है रिलेटिवली हमें चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है। और इसका जो कॉमन सा कॉमर्शियल प्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं स्टीम रिफॉर्मेशन, स्टीम रिफॉर्मेशन या स्टीम रिफॉर्मिंग भी कह देते हैं, दोनों ही चीजें हैं। 700 to 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जो है जो मीथेन है उसको स्टीम के साथ रिएक्ट करा करके और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। पहले सिन गैस बनती है, उसके बाद में उसमें थोड़ा और चेंज आता है, तो वो फिर हाइड्रोजन हम उससे अलग कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन आप ये ध्यान देंगे, जब हम पेट्रोलियम सोर्सेज का यूज करते हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज करते हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, तो उसमें बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो दैट इट इज ग्रीन हाउस गैस, इट इज द मेन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एट प्रेजेंट, and this global warming is leading to the climate change which is disastrous for our future, even for our planet earth। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें कम करनी है। तो इसका मतलब क्या है, हमें हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस नहीं करनी। ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है इसको ब्लैक हाइड्रोजन कह सकते हैं, या फिर इसको ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये मेथड जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का है, हालांकि अभी मोस्टली कॉमर्शियली इसी का यूज हो रहा है। इसी का यूज का मतलब एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस और मीथेन और फ्रॉम अदर पेट्रोलियम
जो कंपोनेंट्स हैं उनसे। और ये जो है इट इज हाईली पोल्यूटिंग है मेथड बिकॉज इट रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमोस्फेयर, दैट इज ग्रीन हाउस गैस विच इज कोजिंग global warming because of its very high greenhouse effect at present, and this is not good for our environment and our planet earth। तो इसको हमें कम करना है। किसको? हमें हाइड्रोजन को जो है, जो स्टीम रिफॉर्मिंग मेथड है, यानी कि फॉसिल फ्यूल का यूज करके नहीं बनाना, तो हमें नहीं चाहिए ग्रे हाइड्रोजन। तो हमें कैसी हाइड्रोजन चाहिए? हमें चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है? ये सबसे एक इस तरह की अच्छी मेथड है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी मतलब जो है कंपोनेंट है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार की जाती है, और वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से तैयार करने के लिए इसमें हम जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि आप जो है सोलर पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, या फिर आप विंड एनर्जी का यूज करें, या फिर आप बायोमास एनर्जी का यूज करें, या फिर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का यूज करें। इस तरह से जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे किस काम के लिए? फॉर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, और उससे जो हाइड्रोजन बनेगी वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन होगी। ध्यान दें स्टूडेंट, मैंने बोला कि जब हम हाइड्रोजन को वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस करते हैं और उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ली जाती है, तो इस तरह की हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड को हम कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड इन दिस वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस द इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लाइक दैट। क्लियर होगी आपकी ग्रीन हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होगी हमारी, कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, कोई क्लाइमेटिक चेंज बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्लाइमेट के ऊपर, एंड आवर एनवायरमेंट विल रिमेन सेफ बिकॉज देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हालांकि यहां ये ध्यान दें कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये एक हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इसको आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। अभी हमने क्या सीखा है? अभी हमने केवल बात की है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के लिए सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हमारा 2023 में लॉन्च किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसमें हाइड्रोजन को जो है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस करना था। और इसका हमारा टारगेट था 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन ईच ईयर। और क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा मिशन है, इसमें ये एक्सपेक्टेड था कि 6 लाख एम्प्लॉयमेंट विल आल्सो जनरेटेड ड्यूरिंग दिस एक्सिक्यूशन ऑफ द मिशन। तो ये बातें हमने करी हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंस मैंने ग्रे हाइड्रोजन जो अब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है एट प्रेजेंट फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, एंड दिस इज आल्सो वेरी हार्मफुल प्रोडक्शन बिकॉज इट लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। अब हम इसको, एक तो हमारा एनवायरमेंट खराब होता है ग्रे हाइड्रोजन से अगर हम स्टीम रिफॉर्मिंग से लगातार हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें, और दूसरी बात क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज करने के लिए, इसका रिलीज मिनिमाइज करने के लिए हमारे कंट्री का टारगेट है 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन कंट्री, या टारगेट लिख दो, यानी कि न्यूट्रल कार्बन एमिशन कंट्री बनने का हमारा 2070 तक जो है वो टारगेट है। एंड दिस टारगेट हैज बीन सबमिटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग इन ग्लासगो इन 2021। 2021 में जो ग्लासगो में कोप 26 हुआ, उसमें हमने ये टारगेट दिया कि आवर कंट्री विल बिकम जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बाई 2070। और इसके साथ साथ, इसी टारगेट के साथ साथ हमारा उस ग्लासगो की जो कोप मीटिंग थी उसमें एक टारगेट ये भी था कि 2030 तक हम जो है 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल।
तो जब ये टारगेट थे, इन टारगेट्स को हमें अचीव करना है, इंटरनेशनल लेवल पे हमने जो है इन टारगेट्स को सबमिट किया है, डिक्लेयर करा है, तो निश्चित रूप से वी हैव टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन फ्रॉम आवर कंट्री एंड इन दिस वे नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हैज बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग द कार्बन एमिशन टारगेट्स अचीवमेंट। अब ये हो गया हमारा, आपने देख लिया ग्रीन हाइड्रोजन और आपका जो दूसरा हाइड्रोजन है यानी कि ग्रे हाइड्रोजन, जो पोल्यूटिंग हाइड्रोजन है, उसमें डिफरेंस है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम अभी तक के हमारे सामने यही है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो थोड़ा महंगी पड़ती है। अगर वैसे देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है स्टूडेंट, देखिए ये हमारा एक चैम्बर है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर दो हमने एनोड और कैथोड लगाए हैं और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी हमने जो है फ्लो करा दी है। तो नेचुरल बात है, कैथोड पे हमारा आएगा हाइड्रोजन और एनोड पे आएगा हमारा ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो है देखने में बड़ा आसान लगता है, बट इट इज ए वेरी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग प्रोसेस। एक तो हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और दूसरी बात क्या है कि जो एनोड और कैथोड है ये बहुत जल्दी कोरोड हो जाते हैं और इसीलिए ये जो हमारे दोनों एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर मेड फ्रॉम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स। जैसे प्लेटिनम है, ओस्मियम है, पैलेडियम है, ये 6 जो एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स कहते हैं। तो ज्यादातर इनका यूज हमें इसमें करना होता है इलेक्ट्रोड के रूप में। जो दो इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक एनोड और एक कैथोड, तो इनके लिए अब ये जो हमारा ये प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स है ना, दे आर वेरी एक्सपेंसिव और इवन आफ्टर दे get also corroded after some time, so we have to change it. So that's why the process of production of green hydrogen is expensive and that is why government इसको subsidize करती है so that its market become established in our country। और उसी के लिए साइट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। साइट का मतलब है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, जिसमें के जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो उसको सब्सिडाइज करती है। अब इसी से रिलेटेड जो है हाइड्रोजन से रिलेटेड जो रेलवे मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। और इस प्रोजेक्ट में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन के बेस पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जो है ना वो मैन्युफैक्चर की जाएंगी, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें बनाई जाएंगी। अब ग्रीन हाइड्रोजन से कैसे ट्रेन चलेंगी, इसके लिए सिंपल सी बात है, वो जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल होंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। किससे, वाटर से, सॉरी नहीं, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक मोटर चलेंगे और उसी से हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो चलेंगी। यानी कि हाइड्रोजन जो इंजन है दे विल यूटिलाइज हाइड्रोजन गैस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी विल रन आवर हाइड्रोजन ट्रेन्स। तो ये प्रोसेस जो है आसान सी प्रोसेस लग रही है आपको, बट इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हैव टू अरेंज ए ह्यूज नंबर ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू मेक द स्ट्रोंगर इंजन फॉर हाइड्रोजन ट्रेन। और हमारा जो हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन है वो 1200 हार्स पावर का है। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा हमारा जो रेलवे इंजन है जो फ्यूल सेल से चलता है, हाइड्रोजन से चलता है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलता है, वो 1200 हार्स पावर का है। ये सबसे बड़ा जो है वर्ल्ड में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन है। जबकि नॉर्मली जो दूसरे यूरोपियन कंट्री हैं उनके अंदर जो हाइड्रोजन ट्रेनें हैं उनमें जो इंजन की पावर है वो मुश्किल से 500 से 600 हार्स पावर की होती है। अब इतना बड़ा इंजन कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, ये हाइड्रोजन ट्रेन पूरी कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो। तो इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और ये हमारी फैक्ट्री है चेन्नई में। तो ICF भी कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। उन्होंने जो है हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है जिसमें 1200 हार्स पावर का ये हमारा हाइड्रोजन ट्रेन का इंजन है। और इस इंजन में क्या है,
हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से फिर हमारी ट्रेन चलेगी। अब रेलवे ने कमिट किया है 28,000 करोड़ रुपीज, 28,000 करोड़ और 35 हाइड्रोजन ट्रेन। यानी कि रेलवे जो है पहले जो पहला राउंड है उसमें जो है 35 हाइड्रोजन ट्रेन मैन्युफैक्चर करेगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी और इसके लिए रेलवे हैज एलोकेटेड 28,000 करोड़ ऑफ रुपीज फॉर दिस पर्पज। ये हाइड्रोजन ट्रेन, इनके साथ साथ जो है दूसरी बात क्या है, जो हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी एक्स्ट्रा 600 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने रेलवे ने एलोकेट किए हैं। हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सीधा सीधा ये है कि कहाँ हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे आप, कहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन है, उसका प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उन सब के लिए 600 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट ने इंडिया के किया है। उसके साथ साथ एक जो है 1 मेगावाट इन्होंने इलेक्ट्रोलाइजर भी इंस्टॉल किया है। वो हरियाणा में किया है, झज्जर में, GHA झज्जर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वहां पे इन्होंने 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करा है, इंस्टॉल किया है। और ये इलेक्ट्रोलाइजर का मतलब है जब हम लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो इस तरह की जो डिवाइस होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं। और ये जो 1 मेगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर है, ध्यान दें ये खास किस्म का है, इसको हम कहते हैं प्रोटोन मेम्ब्रेन एक्सचेंज, PME इलेक्ट्रोलाइजर। तो मैंने यहां लिख देता हूं प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, प्रोटोन मेम्ब्रेन एक्सचेंज, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, PEM भाई, सॉरी, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर इन झज्जर। ये काफी प्योर कंडीशन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसको ज्यादा बेटर समझा गया है, तो ये वहां पे लगाया गया है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पॉलीमर का बना होता है, मेम्ब्रेनस होता है, ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इसमें नहीं होता, और वहां पे प्रोटोन जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर। ये कहां, झज्जर में। ये सब काम कौन कर रहा है, ये रेलवे कर रहा है। किस काम के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए। यानी कि 35 ट्रेन बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, उसके लिए 2800 करोड़ रुपीज लगाए, एलोकेट किए। उसके साथ साथ और जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए 600 करोड़ का एलोकेशन किया गया, और उसके साथ साथ 1 मेगावाट का प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एस्टेब्लिश किया गया झज्जर में। ये सब काम किया गया। और उसके साथ साथ पहला जो हमारा हाइड्रोजन ट्रेन है, दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन जींद सोनीपत रूट। जींद सोनीपत रूट जो ट्रेन का है वहां पे ये लॉन्च करा गया। हालांकि अभी इसका कॉमर्शियल जो है यूज नहीं है, अभी टेस्टिंग है, लेकिन फिर भी जो है ये अब चालू कर दिया गया है। और इस तरह से 35 हाइड्रोजन जो है ट्रेन हमारी फॉर्म होंगी। अब उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो ये है कि और कहाँ कहाँ चलेंगी ये, तो ये चलेंगी, कहाँ चलेंगी ट्रेनें हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, ये कहाँ चलेंगी, ये जो एक तो हेरिटेज रूट्स जो हैं, जैसे कि हमारा शिमला कालका रूट है ट्रेन का, उसके साथ साथ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। इस तरह के जो हेरिटेज रेलवे रूट हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का जो यूनेस्को है उसने भी रिकॉग्नाइज कर रखे हैं, तो उन पे चलेगा। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हमारे एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया हैं वहां पे भी हम इसको चलाएंगे। और उसके साथ साथ ऐसी जगह जहां पे के रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो वहां पे भी इन ट्रेनों को चलाएंगे। वहां से जो डीजल रनिंग ट्रेन है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन रनिंग ट्रेन। तो ये हो गया हमारा कहाँ कहाँ ये चलनी है। अब इसके बाद में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हाँ, इसीलिए जो है इनको हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हेरिटेज जगह पे चलेगी। हेरिटेज का मतलब विरासत। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ इसके साथ साथ बता देता हूं, और वो ये है कि 18 अप्रैल को भी वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाया गया। ये
जनरल अवेयरनेस का है आजकल, जो काफी जो है ना ये माना इम्पोर्टेंट है। जो हमारी हेरिटेज चीजें हैं, कल्चरल हो चाहे एनवायरमेंटल हो, उन सबको कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्शन देना, ताकि वो सेफली नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर दी जाए आगे चल के। तो लोगों को हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब काम जो है करने के लिए ये वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को ने इसको 18 अप्रैल को माना है, तो सारी दुनिया में ही सेलिब्रेट होता है। उसके साथ साथ दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट ईयर यानी कि 2024 में हमारे कंट्री में भी यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका सेशन हुआ हमारा दिल्ली के अंदर, वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली बाय ASI इन कोलाबोरेशन विद यूनेस्को। स्टूडेंट ध्यान दो, ASI क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डू यू नो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज का। तो ASI ने इसको ऑर्गेनाइज कराया, किसको? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यूनेस्को की। ये 46 या 46 शायद सेशन था इसका जब से इसकी शुरुआत हुई। तो ASI ने इसको ऑर्गेनाइज किया इन कोलाबोरेशन विद यूनेस्को, क्योंकि यूनेस्को की जो है ये कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंपॉर्टेंट काम क्या किया? उन्होंने जो मोइडम है ना आसाम के, MOIDAM, आसाम के मोइडम है, इनको जो है यूनेस्को की लिस्ट में एज ए वर्ल्ड रिकॉग्निशन साइट के रूप में रखा। ये चराडियो मोइडम बोलते हैं, CHARAIDEO। इनको चिरादेव भी आप बोल सकते हैं, चिराइडो मोडम। एक्चुअली क्या है, इनको कहते हैं हम आसाम के पिरामिड। जैसे इजिप्ट के पिरामिड बड़े फेमस है, इसी तरह से आसाम के पिरामिड बोले जाते हैं मोइडम। एक्चुअली दे आर बुरियल साइट, बुरियल मुंड भी बोल सकते हो, और अहोम डायनेस्टी, अहोम राजाओं के, जो कि मिडिल एज में हुए हैं अहोम राजा आसाम के अंदर, अहोम डायनेस्टी, उनकी बुरियल साइट है, उनको वहां दफनाया जाता था। तो ये बहुत बड़े बड़े मुंड के रूप में वहां है और बड़े फेमस हैं। तो ये जो है यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में आज की डेट में रिकॉग्नाइज है। लास्ट ईयर इनका रिकॉग्निशन किया गया था, एंड दैट वाज बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को, whose session was held in Delhi, and that was organized by Archaeological Survey of India, which comes under Cultural Ministry of India। ये चीजें भी आप ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि अब की बार जो है गीता को और एक भारतनाट्यम नहीं, गीता को जो है एक खास किस्म का एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला है, उसके बारे में आप बताएं। अभी भी 2-3 दिन पहले की बात है, इंपॉर्टेंट चीज है वो भी। और एक नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और गीता को एक वर्ल्ड रिकॉग्निशन अभी मिला है। तो वो कहाँ मिला है उसको जो है आप ढूंढ ले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अवर कल्चर, दैट इज द फेस ऑफ अवर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बिकॉज कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका भी आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का भी आपको जल्दी पता लगे, और वीडियो को ध्यान से देखें। इसमें जो है स्टोरी बेस्ड हमने जो है ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो आपके सामने डिलीवर किया है, और इसमें बीच बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों एक्सपेंसिव है, साइट प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का क्या है, ASI किसके अंडर में आता है, ये जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लास्ट ईयर किस जो सिटी है उसमें ऑर्गेनाइज की गई थी, ये चेराडो मोडम क्या है। ये चेराडो मोडम तो इतने इंपॉर्टेंट है कि मिस्टर PM मोदी साहब ने भी इनको, जो संडे को बात करते हैं लोगों के साथ मन की बात, उसमें इनको जो है उन्होंने स्पेशली मेंशन किया।
और ये रियली जो है इनको पिरामिडोपासाम कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो है बुरियल साइट है जहां पे जो है दफनाया जाता है लोगों को। और किसकी बुरियल साइट है? अहोम डायनेस्टी, जो कि आसाम की बड़ी फेमस डायनेस्टी हुई है इन मिडिल एज, उसकी है। और इनको चरावदेव मोइडम को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का रिकॉग्निशन जो है हमारी गीता को, और साथ साथ जो है नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा उसको जो है अब रिकॉग्निशन अब मिला है। लेकिन वो कहाँ मिला है, कैसे मिला है, प्लीज ट्राई टू गेट इट्स नॉलेज फ्रॉम योरसेल्फ। और बस इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू।